अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सकीना के दिल में दूसरा ख्याल आया, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसे कोई हादसा पेश आ गया हो तो फिर भी मुझे चलना चाहिए। मैं अब्बा जान से कह दूंगी कि उसका घोड़ा सरकश हो गया था, बिगड़ गया था, वो किसी और तरफ निकल आया था। बहुत देर सोचने के बाद सकीना ने वापिस चलने का फैसला किया और इस उम्मीद पर कि सफिया आ रही होगी, वो कभी कभी घोड़े को रोक कर उसका इंतजार करने लगती, घूम कर देखने लगती। अब दूसरी तरफ ताहिर अब्दुल अजीज के दोस्तों में से अब्दुल मलिक और मुबारक के साथ बहुत जल्द मानूस हो गया। मुबारक एक कवि हैकल और सादा दिल सिपाही था। तालीम में भी वो बाकी सबसे पीछे था। अहबाब की महफिल में बात करते हुए बहुत झिझकता, लेकिन दरिया में तैरने, घने जंगल में घोड़े पर हिरन का पीछा करने और उड़ते हुए परिंदों को तीर का निशाना बनाने में उसने अपने आप को ताहिर की तवज्जो का मुस्तहिक बना लिया। ताहिर को जैद और मुबारक में बहुत सी बातें मुश्तरका नजर आई। जैद जिस कदर दूसरों से बात करता हुआ घबराता था, उसी कदर मुबारक के साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता था। अफजल एक खुश वाजे नौजवान था, बातें करने में वो काफी होशियार था, लेकिन दूसरों के मुकाबले में उसकी नफासत और तन आसानी देखकर ताहिर ने उसके मुतालिक कोई बुलंद राय कायम न की। शिकार में अफजल ने थोड़ी देर अपने दोस्तों का साथ दिया और फिर एक दरख्त के पीछे घोड़ा बांधकर आराम से सो गया। दोपहर के वक्त जब वो दरिया में तैर रहे थे, जैद को इस बात से खुशी हुई कि गहरे पानी से दूर रहने के लिए उसे एक साथी मिल गया है। ताहिर जिस नौजवान से मुतासिर हुआ वो अब्दुल मलिक था। कद में वो अब्दुल अजीज से जरा कम था, जिस्मानी तौर पर वो काफी तनुमंद था, लेकिन उसका चेहरा निस्बतन थोड़ा लंबा था, पतला था। उसकी कुशादा पेशानी, तीखे नक्श और बड़ी बड़ी से आंखों में गायत दर्जे की जाज़िबियत थी। उसने बगदाद की बेहतरीन दरसगाहों में तरबियत हासिल की थी और बगदाद के मुरवज्जा उलूम पर उसे काफी अबूर था। जिस कदर ताहिर उसके ख्यालात की पुख्तगी से मुतासिर हुआ था, उससे कहीं ज्यादा वो ताहिर की ज़हानत और तजुर्बा इल्मी का मुताबिक था। थोड़ी देर बातें करने के बाद ताहिर और अब्दुल मलिक ये महसूस कर रहे थे कि वो मुद्दत से एक दूसरे को जानते हैं। मूसा और नसीर खालिस सिपाही थे, उन्हें इल्म और अदब से कोई वास्ता न था। जैद को उनका झगड़ा इल्मी मुबाहिसे से ज्यादा दिलचस्प महसूस न हुआ। मूसा कह रहा था, मैंने जो हिरन शिकार किया है वो वजन में तुम्हारे हिरन से भारी है और उसकी सींग तुम्हारे हिरन से ज्यादा खूबसूरत है। और नासिर उसे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था, तुम ख्वाब में भी ऐसा हिरन शिकार नहीं करोगे। अब इसी बातों पर इन दोनों का बहस मुबाहिसा हो रहा था तो मूसा ने जैद पर अपना गुस्सा यूं उतारा कि जब ये तीनों दरिया में नहा रहे थे, मूसा ने मजाक में जैद की गर्दन दबाकर उसे 2-3 गोते दे दिए। जैद ने बाहर निकलकर उसे कुश्ती के लिए ललकारा और ये सब हंसी मजाक दोनों में आपस में चारों की चली रही थी। जैद ने कहा, वादा करो आइंदा पानी मुझे गोता नहीं लगाओगे। मतलब दोनों में लड़ाई हुई और शर्त लगी कि अगर जो जीत जाएगा तो दूसरे को जो कहेगा, जो बातें कहेगा, वो उसे मानेगा। वो हार गया तो जैद ने उसको मूसा को कहा कि अब जो वादा किए हो वो पूरा करना पड़ेगा। अभी असर की नमाज का वक्त हो गया और सब नमाज पढ़ करके फिर दरिया की तरफ चले जा रहे थे तो एक तरफ से गर्द उड़ता हुआ आवाज घोड़ों की आ रही थी। उस तरफ ताहिर की और सबकी निगाह गई और ये घुड़सवार आने वाला कोई और नहीं, सफिया थी। दूर से तो नजर नहीं आता था, लेकिन जब नजदीक आई तो ताहिर ने देखा कि एक लड़की है और ये लड़की सफिया थी। पेशानी और आंखों के सिवा उसका बाकी चेहरा नकाब में छुपा। उसने कुछ फासले पर घोड़ा रोक लिया और तजज्जुब की हालत में एक के बाद दिगरे उन तीनों की तरफ देखने लगी। एक लम्हा तवक्कुत के बाद उसने घोड़े को चंद कदम आगे बढ़ाया और ताहिर पर नजरें गाड़ दी। उसकी आंखें किसी तकलीफ दे एहसास की तर्जुमानी कर रही थी। लड़की की हिचकिचाहट से मुतासिर होकर अब्दुल मलिक ने ताहिर से मुखातिब होकर कहा, वो तुमसे कुछ कहना चाहती है, जाओ। ताहिर ने आगे बढ़कर सवाल किया, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? लड़की ने अपनी तेज तेज सांस पर काबू पाते हुए कहा, मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि कासिम आज रात। ताहिर ने कदरी तंजिया लहजे में उसका फकरा पूरा करते हुए कहा, हमें कत्ल कर डाले, लिहाजा मैं बगदाद से 100 कोस दूर निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे पहले भी आपसे मुलाकात का सर्फ हासिल हो चुका है। सफिया के दिल में एक गहरा चरखा लगा, चोट लगी। उसने कांपती हुई मजरूह आवाज में कहा, गुस्से में, मैं आपको बगदाद के
बजला संज और हाजिर जवाब नौजवान से मुख्तलिफ समझती थी। बहरहाल मैं अपना फर्ज पूरा करती हूँ। कासिम रात के वक्त 15-20 आदमियों के साथ कश्ती पर यहाँ पहुंचकर अचानक आप पर हमला कर देगा। आप यहाँ से चले जाइए या अपनी तफरीह के लिए कोई और जगह मुंतखब कर ले, तो इसमें आपकी भलाई है, वरना शायद बगदाद में कोई ये ना पूछे कि कौन कत्ल हुआ और किसने कत्ल किया। ताहिर के जो शक थे यकीन की हद तक पहुंच चुके थे। उसने कहा, आपकी तकलीफ का शुक्रिया। आप कासिम से कह दीजिए कि एक बार तो हमला कर चुका है, दूसरी बार भी हमला कर ले। मैं आपको पहले भी यकीन दिला चुका हूँ कि मैं अपने खुद की हिफाजत कर सकता हूँ और मुझे दुश्मन बनाने का कोई शौक नहीं है। मैं उसे दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो मुझे डरा करके या ऐसी बातें करके यहाँ से भगाना चाहता है तो ऐसी फितरत मेरे अंदर नहीं है। मैं उसका जवाब आराम से दे सकता हूँ, आप टेंशन न लें। सफिया के लिए ताहिर का लफ्ज जहर में बुझा हुआ खंजर जैसा था। वो इस चीजों को सुनने के बाद में उसको गुस्सा तो बहुत आया। उसने गुस्से से कांपते हुए बुलंद आवाज में कहा, तुम एक वहशी जाहिल और मगरूर बद्दू हो। तुम ये समझते हो कि मुझे कासिम ने भेजा है और मैं उसके कहने पर यहाँ आई हूँ? और कल भी तुम मेरे मुतालिक ये राय लेकर गए थे कि मैं उसकी आलाकार हूँ और मैं तुम्हें डराने के लिए झूठ बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम कासिम से अलग नहीं हो। मैं बेवकूफ थी और अब मैं तुम्हें यह कहती हूँ कि तुम रात के वक्त अपने खेमे में चिराग जलाकर आराम से सो जाओ ताकि कासिम को तुम्हें तलाश करने में देर न लगे। सफिया यहाँ तक कहकर हिचकियाँ लेने लगी और ताहिर उसके अल्फाज की तलखी से ज्यादा उसकी खूबसूरत आंखों में छलकते हुए आंसुओं से मुतासिर हो रहा था। उसने किसी फूल की पंखड़ी पर शबनम के कतरों में वो जाज़बियत न देखी थी जो उसे उसकी पलकों में अटके हुए मोतियों में नजर आ रही थी। उसने सोचा, अगर मैंने इस लड़की के मुताबिक गलत राय कायम की हो तो। सफिया ने कुछ लम्हे रुकने के बाद अपनी आंखों से आस्तीन में छुपा ली, आंसू को पोंछ लिया। बात ताहिर पर एक ऐसी नजर डालने के बाद जिसमें गुस्सा भी था और रहम भी, घोड़े की बाग मोड़ ली। लेकिन अब्दुल मलिक जो चंद कदम पर खड़ा ये गुफ्तगू सुन रहा था, वो सफिया को रोक लिया और उसने कहा, मौजिज़ खातून, मुझे आपसे हम कलाम होने का हक नहीं, लेकिन ऐसे मौके पर कुछ कहे बगैर नहीं रह सकता। मुझे मालूम नहीं कि आप और ताहिर एक दूसरे को कब से जानते हैं। बहरहाल आपके आंसू आपके खुलूस की शहादत देती। ताहिर ने शायद आपको समझने में गलती की है, लेकिन आप इस गलती को नाकाबिल माफ़ी न समझिए। वो बगदाद में एक अजनबी है, यहाँ के हालात से वाकिफ नहीं। आपके बारे में शायद उसने गलत राय कायम की है, तो उसकी वजह गालिबन यह है कि ताहिर कासिम को एक बहादुर नौजवान समझते हुए उसके मुतालिक फौरन बुरे राय कायम न कर सके और न ही करने के लिए तैयार हो। उसे मालूम नहीं कि बगदाद के उमरा की जहनीत किस कदर घिनौनी है। मैं कासिम को जानता हूँ और ताहिर की तरफ से माजरत पेश करता हूँ। आपको ताहिर के अल्फाज से यकीनन रंज हुआ होगा, लेकिन आज रात अगर कासिम के मुतालिक उसकी खुशफहमी दूर हो गई तो उसके बाद आपसे इस तरह पेश आने पर उसे जो निदामत और शर्मिंदगी और अफसोस होगा, शायद आप उसका अंदाजा न लगा सके। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ पहुँची होंगी। आपने हम पर बहुत एहसान किया और मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि हम इस खतरे से बच निकलने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ताहिर को भी आप एहसान फरामोश नहीं पाएंगे। अगर गुस्ताखी न हो तो मेरा ख्याल है कि आप सफिया हैं। सफिया ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन आपको मेरे यहाँ आने से कोई गलतफहमी हुई हो तो आप अपनी बीवी से पूछ लें। अगर आप अब्दुल मलिक हैं तो आपकी बीवी मुझे अच्छी तरह जानती है। अब्दुल मलिक ने कहा, आप इत्मीनान रखिए, मुझे आपके मुतालिक कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। ताहिर को निदामत और अफसोस की हालत में सर झुकाए हुए देखकर उसने कहा, जब ये इतने तर्ज अमल पर नादिम होंगे तो मुझे भी अपनी सख्त कलामी पर अफसोस होगा। मैं फिर एक बार कहती हूँ, कासिम रात के वक्त आएगा। आप बाखबर रहें और मैं ये भी चाहती हूँ कि कासिम को कोई नुकसान न पहुँचे। आप वादा कीजिए। अब्दुल मलिक ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि कासिम के सर का बाल तक बेका नहीं होगा। ताहिर ने गर्दन उठाई और कहा, अगर मैं अपनी निदामत का इजहार कर दूँ तो आप मुझे काबिल माफ़ी समझेगी?
नहीं अभी नहीं, सफिया ने कहते हुए घोड़े को एड़ लगा दी। ताहिर खफीफ सा होकर निगाहों से ओझल रहते हुए घोड़े की तरफ देख रहा था।